नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। एसवी बैंक और सिग्नेचर बैंक की बर्बादी के बाद अमेरिका के दूसरे बैंकों के शेयरों में भी गिरावट का दौर जारी है। यूएस फेड बेल आउट ऐलान के बावजूद बैंकिंग शेयरों में बिकवाली नहीं रुक रही है। इकोनॉमी और शेयर बाजार में अमेरिका में कुछ भी बुरा होता है तो पूरी दुनिया को वो अपनी चपेट में ले लेता है। ऐसे में क्या समझें कि दुनिया भर के साथ साथ भारत की इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ने वाला है। आज हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। दरअसल यूएस का बैंकों का ये जो संकट है, इस पे हमने एक दिन पहले भी चर्चा की थी और आज हम इसी क्रम में चर्चा को इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इस संकट की तमाम परतें खुल रही हैं। इस पूरे संकट की चपेट में अब क्योंकि तमाम देश और भारत में भी चर्चा का बाजार गर्म है, इसलिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में भारत पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारतीय इकोसिस्टम जो स्टार्टअप्स का है खास तौर से, उस पर कोई असर पड़ रहा है या नहीं। क्या अगर पड़ रहा है तो फिर इससे निपटने के उपाय क्या होंगे। आज जी बिजनेस पर आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने क्या क्या कहा इसका भी जिक्र करेंगे और एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे कि आगे की राह अब क्या दिखाई देती है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। अमेरिकी बैंकों पर संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले सिलिकॉन वैली बैंक गेट कैपिटल भी बंद हो चुका है। ऐसे में ये कहना गलत ना होगा कि एक के बाद एक अमेरिका के कई बैंक संकट से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि फेड बेल आउट ऐलान के बावजूद अमेरिकी बैंकों के स्टॉक्स में गिरावट लगातार जारी है। सवाल उठता है कि कहीं ये हालात 2008 के जैसे वित्तीय संकट की आहट तो नहीं है। इन कयासों के पीछे ठोस कारण भी हैं। एसवीबी और सिग्नेचर बैंक का बुलबुला फूटने के बाद अमेरिकी बैंकों पर आफत सी आ गई है। एक तरफ जहां फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के शेयरों में करीब 62% की गिरावट आ चुकी है, वहीं वेस्टर्न अलायंस का शेयर 47% टूट चुका है। चार्ल्स स्वेब, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और गोल्डमैन सैक्स के शेयरों में 11 से लेकर 4% तक की गिरावट है। यानी बैंकिंग सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स लगातार कमजोर बने हुए हैं। इस पूरे मामले में छोटे बैंकों के साथ दिक्कत ज्यादा है। अकाउंट होल्डर छोटे बैंकों से पैसे निकालकर बड़े बैंकों में जमा करा रहे हैं। इसके ग्लोबल असर की बात करें तो अमेरिकी बाजारों के बनते बिगड़ते मूड का सीधा असर यूरोपीय और एशियाई शेयर बाजारों पर देखने को मिलता है। सेंसेक्स भी इससे अछूता नहीं रहता। इसके अलावा रुपए की चाल में बदलाव आ जाता है। वहीं अमेरिकी क्राइसिस का सीधा असर ग्लोबल इन्फ्लेशन, ब्याज दरों के साथ कमोडिटी प्राइस में उतार चढ़ाव के अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बैलेंस शीट पर पड़ता है। लेकिन एक के बाद एक अमेरिकी बैंकों के धड़ाम होते शेयरों से भारत के बैंकों पर बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। भारत के बैंकों में ज्यादातर घरेलू निवेश का होना, जोखिम भरे निवेश से दूरी रखना और भारत के बैंकों का आरबीआई के सख्त आर्थिक नियम कायदों के दायरे में काम करना इसकी एक बड़ी वजह है। हाँ, ये जरूर है कि जब अमेरिकी बैंकों के शेयरों को लेकर निवेशकों के सेंटिमेंट्स बिगड़ेंगे तो सेंसेक्स पर भी इसका असर तो जरूर पड़ेगा। अमेरिकी बैंकों के शेयरों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह बॉन्ड की यील्ड का बढ़ना था, मगर पिछले कुछ दिनों में हालात सुधरे हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने साफ कर दिया है कि जिन बैंकों के पास उनके बॉन्ड हैं, वो उसे खुले बाजार में बेचने के बजाय सीधे फेड को बेच दें। इस ऐलान के बाद बॉन्ड की यील्ड तेजी से कम हुई है। लेकिन एक बात तय है कि अगर अमेरिकी बैंकों पर संकट के बादल नहीं छटे तो सर्विस सेक्टर से जुड़ी नौकरियों पर भी इसका ग्लोबल असर पड़ सकता है। ऐसे में जितनी जल्दी अमेरिकी बैंकों के स्टॉक पटरी पर आएंगे, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए उतनी ही अच्छी बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमेशा की तरह बहुत खास मेहमानों का पैनल आज भी हमारे साथ। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का आपके साथ करा दें। हमारे साथ हैं अजय बग्गा सर, जो कि चेयरमैन हैं एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। बग्गा सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर रितेश मलिक, फाउंडर हैं इनोवेट और जाने माने एंजल इन्वेस्टर भी हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं नीतीश मित्रसेन साहब, जो कि सीईओ हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज के। नीतीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश जी, मैं चर्चा की शुरुआत आज आपसे करना चाहूँगा। पहले आप ये बताएं कि आप लोगों का भी क्या कोई एक्सपोजर था एसवीबी में और कितना प्रभावित हुए हैं आप लोग। गवर्नमेंट के साथ आज मीटिंग भी हुई है। राजीव चंद्रशेखर साहब ने हमें ख़ास इंटरव्यू दिया आज और उन्होंने कहा कि हम स्थिति को देख रहे हैं
घबराने की कोई बात नहीं है, बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा रखें। और बहुत जल्दी मेरे ख्याल से राजीव चंद्रशेखर साहब अपनी रिपोर्ट जो है वो वित्त मंत्रालय और आरबीआई को भी देंगे, ऐसा उन्होंने हमें कहा है। आप लोग किस तरह से स्थिति को देख रहे हैं और कितना एक्सपोजर आपका रहा है एसवीबी में? जरूर। तो हमारे दो सब्सिडरीज यूएस में काम कर रहे थे, किरोपिया इंक और मीडिया वर्क्स। इनके टोटल कुल मिला के 64 करोड़ रुपीस एसवीपी में थे, जो हम निकाल नहीं पाए अभी तक। ये दोनों ही कंपनी सब्सिडरीज हमारी प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, और ये 64 करोड़ के अलावा भी और 60 करोड़ का वर्किंग कैपिटल इन कंपनीज में है। तो इन कंपनीज के परफॉर्मेंस में या डे टू डे ऑपरेशंस में कोई इम्पैक्ट नहीं है, पर 64 करोड़ काफ़ी पैसा होता है और हम काफ़ी तेज़ी से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पैसा हमें लौट जाए। इसलिए हम काफ़ी फॉलोअप भी कर रहे हैं। हर रात मेरी टीम यूएस बैंकिंग आवर्स में फॉलोअप कर रही है, चेक करने के लिए कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है, और हमें काफ़ी आशा है कि ये हफ्ते में काफ़ी जल्दी कुछ प्रोग्रेस होना चाहिए। आप कुछ सरकार से आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि कंपनी ऑन इट्स ओन इस मामले को हैंडल कर सकती है? यूएस फेड ने जो कदम उठाए हैं, जो वहां पर कदम उठाए जा रहे हैं, वो काफी हैं आप लोगों के लिए, या आप सरकार की ओर भी देख रहे हैं कि कुछ हस्तक्षेप हो, कुछ बैकअप मिले आप लोगों को? नज़ारा के विषय में हमारे कैश रिजर्व्स काफ़ी स्ट्रांग है, 600 करोड़ से ज़्यादा कैश रिजर्व्स है, तो हमें स्पेसिफिक फाइनेंशियल सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यंगर स्टार्टअप्स जो है, जिनके सारे पैसे एसवीबी में होंगे और उनका डे टू डे ऑपरेशन इम्पैक्ट हो सकता है अगर ये पैसे जल्दी नहीं लौटे उन्हें, उनको जो भी सपोर्ट मिल सकता है उनके इन्वेस्टर्स से, सरकार से, थर्ड पार्टी से, एक ब्रिज फाइनेंसिंग के तौर पर, वो उनको काफ़ी यूज़फुल होएगा। और मुझे लगता है इंडिया में काफ़ी ऐसे स्टार्टअप्स होंगे जो काफ़ी इम्पैक्टेड है, जितना मुझे सुनने में आ रहा है। नज़ारा को इतना इम्पैक्ट नहीं है, तो हमें कोई सपोर्ट की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट नहीं। ऑलराइट सर, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि हालांकि आपने कहा कि 64 करोड़ रुपए छोटी मोटी रकम नहीं है, स्वाभाविक रूप से आपकी कुछ चिंताएं तो बनी होंगी, लेकिन आप आशावान हैं कि ये पैसा कहीं जाएगा नहीं, आपको वापस ज़रूर मिलेगा। क्या बाकी देश के बाकी स्टार्टअप जो हैं उनको भी यही सोच है या उनकी चिंताएं ज़्यादा हैं? बगैर सर, आप अभी तक का आपका असेसमेंट क्या है? काफ़ी आपने इस पे रिसर्च भी किया होगा, स्टडी भी की होगी, बात भी की होगी। अभी की स्थिति आपको कैसे लग रही है? भारतीय इकोसिस्टम जो स्टार्टअप का है, उस पर अगर प्रभाव की बात करें तो आपको क्या समझ में आ रहा है? इस वक्त की सिचुएशन क्या है सर? जी, देखिए, जैसे नीतीश जी ने बताया, काफी हमारी कंपनियां हैं जिनके पैसे वहां थे, और मेन रीजन यही था कि ये एसवीबी बहुत ही अच्छा बैंक था, बहुत कस्टमर फ्रेंडली था ऐसी कंपनियों के लिए जो फंडिंग जुटा रहे थे, एंड स्पेशली यूएस आईपीओ स्पेस में और स्पैक स्पेस में जो स्पेशल पर्पस कंपनियां जारी होती थी कंपनीज को पब्लिक ले जाने में विदाउट आईपीओ, उस सब में लगभग 40% इनका मार्केट शेयर था पिछले 2 साल में। तो 60 बिलियन से 175 बिलियन इनके एसेट बढ़े पिछले 2 साल में। तो काफी उम्दा बैंक था और काफी हेल्पफुल था, स्पेशली इमिग्रेंट ओन जो कंपनियां हैं उनका बहुत ही चहेता बैंक था। मेरी जो बातचीत हो रही है लोगों से, नीतीश जी के तरह ही पैसे अभी तक नहीं आए। चाहे बाइडेन भी कल आए थे नेशनल टेलीविजन पे और उन्होंने कहा व्हाटएवर इट टेक्स हम करेंगे और आप निश्चिंत रहिए, पैसे आपके सुरक्षित हैं, बट एक्चुअल फ्लो नहीं आया दीपक जी अभी तक। जहां तक मार्केट का सवाल है, कल फिर से फाइनेंशियल इंडेक्स गिरा था और प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्मॉलर बैंक्स जो रीजनल बैंक्स हैं और स्मॉलर बैंक्स है, वहां से पैसा निकल के जा रहा है बड़े बैंक्स में। तो इनफैक्ट माइक मेयो जो है वेल्स फार्गो के बहुत बड़े विख्यात बैंक एनालिस्ट हैं, उनका भी कल वक्तव्य था गोलियाथ इज विनिंग, कि डेविड और गोलियाथ की लड़ाई में जो बड़े बैंक्स हैं वहां पैसा निकल के जा रहा है छोटे बैंक से। मनी मार्केट फंड्स में भी लोग निकाल के डाल रहे हैं, क्योंकि मनी मार्केट फंड्स अब बहुत स्ट्रांगली रेगुलेटेड हैं। 2008 के बेयर स्टर्न्स के बाद मनी मार्केट फंड्स बहुत सुदृढ़ हैं, वहां भी पैसा जा रहा है। और आज अच्छी बात यह है कि आज प्री मार्केट में जो बैंक्स कल गिर रहे थे रीजनल बैंक्स, वो 20 से 25% अप है उनका स्टॉक प्राइस।
तो होपफुली इस हफ्ते में ये क्राइसिस थोड़ा ढल जाए और ये जो लिक्विडिटी प्रदान किया है फेड ने, और फेड होम लोन जो है, जो लेंडर ऑफ सेकंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, वो सब बैंक्स को लेंड करते हैं। कल उन्होंने दीपक जी $87 बिलियन जुटाए मार्केट से बॉन्ड इशू करके, और ये वो देंगे बैंक्स को सीधा लोन्स की तरह, ताकि उनकी लिक्विडिटी बनी रहे। तो फिर से कल जो मैं कह रहा था, ये लिक्विडिटी मिसमैच है, सॉल्वेंसी इसमें कुछ नहीं है। 2008 में सब प्राइम लोन्स थे जो गड़बड़ हो गए, इस बारी लोन्स नहीं गड़बड़ हुए, कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट अच्छी है, हाउस होल्ड्स की अच्छी है, बैंक्स भी सुदृढ़ हैं। ये मिसमैच हो गया, लिक्विडिटी मिसमैच हो गया है। जैसे यूके में अगस्त में पेंशन्स को पीड़ा आई थी और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने स्टेप इन करके उसको सुलझाया था, वैसे ही फेड अब इसमें बिल्कुल सुलझा रहा है। होपफुली इस हफ्ते में इसका निजात पाया जाएगा। बिल्कुल सर, आपके स्टेटमेंट का सबसे बड़ा क्रक्स यही है, जो सबसे बड़ी राहत है न सिर्फ भारतीय स्टार्टअप्स के लिए बल्कि पूरी दुनिया के जिनका भी एक्सपोजर था एसवीबी में, जैसा कि आपने कहा सॉल्वेंसी का इशू नहीं है, लिक्विडिटी मिसमैच है। और हमने कल के एपिसोड में थोड़ा सा उसको डिस्कस किया था कि कहां कहां पर चूक हुई, वहां पर रेगुलेटरी जो प्रोसेसेस हैं वहां पर कैसे आंख बंद करके वहां रेगुलेटर्स बैठे रहे, उनकी वजह से एनीवे अच्छी बात यह है कि कोई बहुत भारी संकट सॉल्वेंसी का नहीं है, लिक्विडिटी मिसमैच है, और उसके लिए फेड और बाकी जो एजेंसीज हैं वो लगे हुए हैं। अब रितेश मलिक साहब, अब भारतीय स्टार्टअप्स पर हमें बार बार इसलिए बात करने क्योंकि हमें अभी अपने घर को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि नीतीश जी ने भी बताया, अभी हम पढ़ रहे थे कि जो ब्लू स्टोन है, कार वाले हैं, इनमोबी है, लॉयल्टी रिवॉर्ड्स हैं, एसवीबी का काफ़ी यहाँ पर एक्सपोजर था इन सब का। और साथ ही साथ वाई कॉम्बिनेटर भी बताया जा रहा है कि मेरे ख्याल से 19-20 स्टार्टअप्स हैं, उनमें भी उनका इन्वेस्टमेंट था। तो डायरेक्ट अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भारतीय जो स्टार्टअप्स थे वो किस किस रूप में उनका एक्सपोजर था। आपकी बात हो रही होगी आसपास, क्या नीतीश जी की तरह उनकी भी स्थिति है? थोड़ी चिंता जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता नहीं, या चिंता ज्यादा है स्टार्टअप्स में अभी इंडिया में? सर देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, मैं खुद वाई कॉम्बिनेटर का एलम हूं। वाई कॉम्बिनेटर के ऑलमोस्ट सारे स्टार्टअप्स का एक प्रेफर्ड बैंकिंग पार्टनर था सिलिकॉन वैली बैंक। हम लोग जब यूएस गए थे, हमारे को एक शर्त रखी थी वाई कॉम्बिनेटर ने, और वो ये थी कि आपको अपनी कंपनी डेलावेयर सी कॉर्प बनानी पड़ेगी और बैंकर आपको सिलिकॉन वैली बैंक रखना पड़ेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जितने भी वाईसी, और वाई कॉम्बिनेटर के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। आप ये लगा लीजिए 2019-2020 में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स वाई कॉम्बिनेटर में अगर किसी मुल्क से गए हैं वो हिंदुस्तान से गए हैं। तो मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे नजारा है, नजारा एक ऐसी सॉलिड बैलेंस शीट वाली कंपनी है जिसके ऊपर, और जरूर देखिए 64 करोड़ एक बड़ा अमाउंट है, लेकिन ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं है। लेकिन मैंने 150 से ज्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनमें से कोई लगभग 30 स्टार्टअप्स के अकाउंट्स अलग अलग रेशियोज में, कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनका सारा का सारा पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में ही फंस गया है। तो उनके लिए, और उनका वो लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया। उनके फाउंडर्स, उनकी सी लेवल जितने भी सीएक्सओज हैं वो सो नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में एक बहुत बड़ा संकट है, और अमेरिका की सरकार को तुरंत इन सब का पैसा, स्पेशली जो ये छोटे स्टार्टअप्स हैं, इनका पैसा तुरंत वापस देना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए, अगर किसी स्टार्टअप का $9 मिलियन काफी बड़ा अमाउंट होता है। एक स्टार्टअप जो सीरीज ए, सीरीज बी की स्टेज पे है और जो हर महीने कोई लगभग $500 मिलियन ब्लीड कर रहा है, उनके लिए $9 मिलियन, और यूएस में आपको अगर पता हो 15 दिन की सैलरी साइकिल है, तो आप देखिए की सैलरी साइकिल भी आने वाली है। और आप ये लगा लीजिए, मैं पर्सनली बता सकता हूं, मेरा एलआरएस कंज्यूम हो चुका है, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट किया कि मैं उनको लोन देके उनके एलआरएस पे कुछ अपने स्टार्टअप्स की मदद कर सके हम। तो मेरा सबसे एक ही विनती है, चाहे आप एंजल इन्वेस्टर हो, जितना हो सके अपनी लिक्विडिटी खोलिए। ये जो संकट है ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म है, अमेरिकन सरकार को इसके अंदर आना पड़ेगा, और अगर नहीं आती अमेरिकन सरकार तो अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम से पूरी दुनिया का विश्वास उठ जाएगा। आप ये सोचिए, लोग कहेंगे
रखेंगे, फिर हम इक्विटी में डालेंगे जहां पे हम 12 से 18% का प्रॉफिट कमा सके, हम क्यों छोटे छोटे बॉन्ड्स में पैसा डालेंगे? तो ये अमेरिका के रेगुलेटरी फेलियर की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग झलक है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका में बैंकिंग लाइसेंसेस इस रेवड़ियों की तरह बढ़ते हैं, उनको अमेरिका को देखना चाहिए। ये छोटे बैंक से, जैसे कि अजय साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली, डेविड एंड गोलायत में से अब आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को इनसिक्योरिटी है, वो छोटे बैंक से अपना पैसा हटाएंगे और वो बड़े बैंक्स में रखेंगे। एब्सोल्युटली। अच्छा, इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल जो हमसे भी पूछ रहे सब लोग, हमने भी पूछा, और सबसे ज्यादा क्वेरीज जिस सवाल को लेकर आ रही है कि आखिर इंडियन स्टार्टअप्स को अमेरिका के एक बैंक में पैसे रखने की आवश्यकता क्या होती है? थोड़ा सा इसका ग्लिम्स हमने देखा, डॉक्टर रितेश ने छूने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। इसको कनेक्ट करेंगे हम आज राजीव चंद्रशेखर साहब ने जो अनिल सिंघवी जी के साथ इंटरव्यू में कहा कि भारतीय स्टार्टअप्स जो अमेरिका में भारतीय बैंक है, एसबीआई है, दूसरे जो बैंक्स हैं, क्या उनमें वो डिपॉजिट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं? कोई प्रॉब्लम है क्या? जैसा कि रितेश जी भी बता रहे थे कि कई बार शर्त लगा दी जाती है कि आपको इसी बैंक में आना है, तो ऐसी क्या मजबूरी है या कोई विकल्प भी है? भारत सरकार जो कह रही है कि साहब आप भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा कीजिए, क्या ये बात भरोसे की है या फिर मजबूरी का इशू है? समझने की कोशिश करेंगे। तो यूएस का बैंक संकट कितना विकट है और उसका भारत के लिए क्या मायने हैं, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। नज़ारा टेक्नोलॉजी के सीईओ नीतीश मित्रसेन साहब भी हैं, उनसे हम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नीतीश जी, थोड़ा सा समझाएं हमारे दर्शकों को जो ये पूछते हैं कि साहब आप वहाँ क्यों जाते हैं, भारतीय टेक्स जो है वो भारतीय जो स्टार्टअप्स हैं वो उनको वहाँ जाने की क्या मजबूरी है? जैसे हम देख रहे हैं कि बैंक में तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, कल बग्गा सर ने भी बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि कैसे इसका 40 साल इतिहास रहा है, लेकिन 2020 के आसपास इन्होंने अचानक से कुछ इम्प्रोवाइजेशन ऐसा किया कि वहां से गड़बड़ी की शुरुआत आप इसको कह सकते हैं। लेकिन भारतीय स्टार्टअप्स की क्या मजबूरी है नीतीश जी कि उनको वहां जाकर इसी बैंक में पैसा लगाना पड़ता है, डालना पड़ता है? इसमें दो तीन कारण है। एक तो जैसे अभी चर्चा हुई कि काफी इन्वेस्टर्स के साथ ये बैंक की काफी पार्टनरशिप्स थी, वाई कॉम्बिनेटर जैसी कंपनीज, और इसके लिए जो कंपनीज में वो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ये शर्त लगती थी कि आप एसवीबी में ही इन्वेस्ट करिए, बैंक अकाउंट खोलिए। और इस कारण काफी इंडियन स्टार्टअप्स ने भी जहाँ से यूएस इन्वेस्टर से पैसा लिया है उन्होंने जाके सिलिकॉन वैली बैंक में अकाउंट खोला है। एक तो ये कारण है। दूसरी, मैं मेरी टीम से बात कर रहा था कि हम एसवीबी में क्यों खोले, और जो मुझे जानकारी मिली कि उन जो ट्रेडिशनल बैंक्स यूएस में उनको काफी रिक्वायरमेंट्स रहते थे, पर्सन ऑन ग्राउंड चाहिए रहता है अकाउंट खोलने के लिए, साइन करने के लिए, एक्सेट्रा। वेयरएज एसवीबी के थ्रू काफी कुछ ऑनलाइन हो जाता है, डिजिटली हो जाता है, केवाईसी रिक्वायरमेंट्स रिलेटिवली कम थी, तो काफी इजियर प्रोसेस था, फ्रिक्शन कम था एसवीबी में अकाउंट खोलने का। तीसरी, बिकॉज ये बैंक एकदम टेक स्टार्टअप्स पे फोकस थी, जो उसके एप्लीकेशंस है, इंटरफेसेस है, वो काफी फ्रेंडली थे। जो टेक स्टार्टअप की जो टीम्स रहती है उनको इसमें काफी सुविधा मिल रही थी। तो ये दो तीन कारण की वजह से, और जो रेपुटेशन है बैंक का, किसी को ये डर नहीं था कि ये बहुत रिस्की बैंक है, बहुत वेल बैक्ड बैंक है, 40 साल पुराना बैंक है, टॉप 20 यूएस बैंक है। ये तीन चार चीज मिला के ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेक स्टार्टअप्स एसवीबी में हो गया था। ऑल राइट सर। बग्गा सर, आप तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर रहे हैं, थोड़ा हमें बताइए, जो हमारे बैंक्स यूएस में काम कर रहे हैं, हमारा कोई स्टार्टअप अगर ऑप्ट करना चाहे कि मैं तो अपने ही बैंक पर भरोसा करूं, जैसा कि आज सरकार अपील भी कर रही थी, तो क्या प्रॉब्लम आती है? क्या हमारे यहाँ, जैसा कि आरबीआई के नियम है थोड़ा कड़क ज़्यादा है, लेकिन वो इसीलिए ज़्यादा है शायद ताकि सुरक्षा चारों ओर से रहे, कहीं कोई लीकेज ना रहे, तो कभी कभी क्या ये ज़्यादा सख्ती हमारे लिए ऐसा तो नहीं है कि हमें थोड़ा सा डिस्करेज भी करती है हमें बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा होने से, या बात कुछ और है? सर, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे? नहीं, हमारे बैंक्स का नेटवर्क बहुत कम है दीपक जी, तो हमारे बैंक्स नहीं मीट कर पाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि भारत के लिए, मैं जब डॉयचे बैंक को हेड करता था भारत में प्राइवेट वेल्थ को, तो इतने फैमिली ऑफिस जर्मनी से आते थे हमारे पास कि हमें हेल्प कर दीजिए, और इतना हमारा ब्रांच नेटवर्क नहीं होता था, तो मैंने टाई अप किया हुआ था इंडियन प्राइवेट बैंक्स के साथ। तो ये एसवीबी भी इसी तरह का बैंक था। एक चीज हमें नोटिस करनी है, जो रितेश जी ने भी बोली कि एक तो हाथ फोर्स हो रहा था इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का कि आप डेलावेयर की कंपनी खोलिए ताकि
उनका वीसीज का ओवरसाइट बेटर रहे। और क्या होता है उससे सारा जो आपका वैल्यूएशन है और आईपी है वो भी बाहर चला जाता है। तो ये भारत सरकार को जरूर देखना है, ये एंजल टैक्स के मसले। अभी दामोदरन कमेटी की रिपोर्ट अगर आप देखें, जिस तरह के टैक्स लग जाते हैं स्टार्टअप्स पे, उससे आप फोर्स कर रहे हैं लोगों को ऑफशोर जाने के लिए। और अगर कोई ऑनशोर आना भी चाहे तो इतने टैक्स के मसले क्रिएट हो जाते हैं। जैसे एक बड़ी कंपनी आने की कोशिश की और वो आए तो 1300 करोड़ का उनका टैक्स बिल आ गया। तो ये टैक्सेशन ज्यादा हमें देखना है कि सहूलियत अगर बन जाए, रूल ऑफ लॉ है भारत में, साथ में हमारे पास गिफ्ट सिटी है। अब आज एक सज्जन मुझे मिले थे, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी आज के दिन में ऑफशोर बैंकिंग आपको प्रदान कर रही है, बट हमें उसको मार्केट करना है। दूसरी अहम बात दीपक जी, जो कल जब मैं इसका विश्लेषण कर रहा था, ये क्यों डिफरेंट है। जब मैंने अपना बैंकिंग कैरियर शुरू किया 1980 के दशक में, सेविंग्स एंड लोन क्राइसिस हुआ था अमेरिका में। वहां बैंक रन हुए, बहुत सारे सेविंग लोन कंपनियां बैठ भी गई, बट क्या था, लोगों को लाइन लगता था, सब कुछ ऑफलाइन था, मैनुअल था। ये क्या था, ये पहला ट्विटर सोशल मीडिया रन ऑन अ बैंक था। और ये एक दिन में जो 42 बिलियन डॉलर निकले, आप सोचिए, वॉशिंगटन म्यूचुअल इससे पहले 2008 में सबसे बड़ा यूएस बैंकिंग का बैंक्रप्सी था, वो 10 दिनों में 16 बिलियन डॉलर निकले तो वो बैठ गया। यहां एक दिन एक बैंक में 42 बिलियन डॉलर्स लोगों ने निकाल लिए। उसने 21 बिलियन के बॉन्ड बेचे, तो वो बैंक गलत नहीं था, उससे गलती यही हुई, लिक्विडिटी मिसमैनेज हो गई, इंटरेस्ट रेट रिस्क उसके पास आ गया। और अगर और बेचते तो बैंक का कैपिटल नेगेटिव हो रहा था, बट उसने खराब लोन नहीं दिए थे। फिर से मैं कहूंगा सॉल्वेंसी नहीं, लिक्विडिटी था। जो किस्मत खराब थी वो इस समय निकल आया। बट 42 बिलियन सोशल मीडिया के इसमें, तो बैंकर्स को भी और रेगुलेटर्स को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन है। नीतीश भाई यहाँ बैठ के उस कंपनी से पैसा निकाल सकते हैं, अमेरिका में हो या कहीं हो, आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है, फोन से आप कर सकते हैं 24 आवर्स। ये बहुत डिफरेंस हो गया है, ये मेरे ख्याल से निकल के नहीं आया। 42 बिलियन पे बैंक बैठा, जो 16 बिलियन पे वॉशिंगटन म्यूचुअल ने 10 दिन तक अपने को होल्ड किया। 16 बिलियन इस बैंक ने 2 दिन होल्ड किया, बट जब 42 बिलियन एक दिन में निकल गए तो उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती किसी भी बैंक की दुनिया में सरवाइव करने के लिए। एब्सोल्युटली सर। रितेश जी, अब सीख क्या है हमारे लिए? जैसा कि बग्गा सर भी कह रहे हैं कि बहुत कुछ हमारे बैंकिंग सिस्टम को भी समझना पड़ेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी का इशू भी है, लेकिन रिस्क भी उतने ही है। तमाम फ्लेक्सिबल चीजें आप सहूलियत तो दे रहे हैं, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि 40 साल पुराना बैंक 72 घंटे के अंदर डूब जाता है या उसकी स्थिति इस तरह आ जाती है। तो बहुत सारे रिस्क तो हैं, लेकिन सीख क्या है हमारे लिए, हमारे बैंक्स के लिए, और खास तौर से हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर और एक एस्पिरेशन जो दे रहा है आम लोगों को, उसको संरक्षित करने के लिए हमारे लिए क्या सीख मिल रही है सर? मुझे ऐसा लगता है इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो सीख है वो ये है कि हमें जितने भी इंडियन कंपनीज हैं उनको हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए, जो ये सरकार कर भी रही है, कि उनके सारे बैंक अकाउंट्स इंडिया में ही रहें। उनको फोर्स ना किया जाए कि उनको अपनी होल्डिंग कंपनी इंडिया के बाहर बनानी पड़े। मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज है जो, क्योंकि इंडिया का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, मैं वापस ये बोलना चाहूंगा, मैंने कल भी आपसे ये बात कही थी, ये एक ऐसा मिसाल बनेगा आरबीआई के लिए। दुनिया में बहुत सारे लोग आरबीआई को कंजर्वेटिव मानते हैं, क्रिप्टो के केस में बहुत कंजर्वेटिव मानते हैं, लेकिन ये एक पैट ऑन द बैक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कि हम बैंकिंग लाइसेंस, क्योंकि बैंक एक बहुत जिम्मेदारी है, और जिस तरीके से बैंकिंग लाइसेंस इंडिया में मिलता है इतनी ट्रैक रिकॉर्ड के बाद और बड़े ही रिसर्च करने के बाद, ये बहुत ही अच्छी बात है। अमेरिका की तरह आप ये देखिए, अमेरिका में आप $1 मिलियन में 7.5 से 8 करोड़ में आप एक स्टेट बैंकिंग लाइसेंस ले सकते हैं। इंडिया में बैंकिंग लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है, जो एक्चुअली अच्छा है। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी
इंडियन कंपनीज को जितना हो सके, और जितने भी ये बाहर के वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं जो फोर्स करती है इंडियन फाउंडर्स को कि आप अपनी कंपनीज बाहर लेके आए, हमें उनको फोर्स करना चाहिए कि वो इंडिया में आए, इंडिया के अंदर ही निवेश करें और इंडियन कंपनीज के होल्डिंग स्ट्रक्चर्स बाहर ना लेके जाएं। मुझे लगता है जब तक ये नहीं होगा तब तक आईपी, जैसे अजय सर ने कहा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे हमारी भी जो कंपनी थी वो हमें बाहर बनानी पड़ी। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए ये जो छोटे छोटे मसले हैं जैसे एंजल टैक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारे को वो जरूर ठीक रखना पड़ेगा। और लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा, सिलिकॉन वैली बैंक, आज हम कुछ भी बोलें, एक चीज जो सिलिकॉन वैली बैंक में बहुत अच्छी थी वो ये थी कि बिना किसी सोशल सिक्योरिटी नंबर के आज आप अगर चाहें कि मैं अमेरिकन एसबीआई के अंदर तुरंत बैंक अकाउंट खोल दूं, वो बहुत मुश्किल है। मेरे को याद है सिलिकॉन वैली बैंक में मुझे सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ हो गए थे, बिना किसी सोशल सिक्योरिटी नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के बिना। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा ये और सहूलियत देनी पड़ेगी, और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंक्स अमेरिका के अंदर और डीप और वाइड बनाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। देखिए, भारत सरकार तो इस पूरे मसले पर नजर रख रही है, लेकिन देखिए, कहा जाता है ना कि असली ब्रांड वही है जो संकट के समय आपकी पीठ पीछे लोग तारीफ करें। हमारे यहाँ तो ये होता है कि अगर कोई बैंक कहीं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहीं डूब जाता है तो शुरू में बड़ी वाहवाही हो रही होती है, लेकिन जब संकट में आता है तो लेयर बाय लेयर जब खुलती है तो पता चलता है कि बाप रे, कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही थी। एसवीबी के केस में आप देखिए, संकट में है बैंक, लेकिन तारीफें कितनी हो रही हैं उसके जो कामकाज के तरीके को लेकर, उसकी जो सहूलियतें हैं, जो कंज्यूमर फ्रेंडली बिहेवियर उसका रहा है। ये मुझे लगता है बहुत बड़ी सीख होनी चाहिए इंडियन बैंक्स के लिए भी। बहरहाल, हम उम्मीद करते हैं कि ये संकट जल्द से जल्द बाहर आए और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो इस संकट से बाहर आए और वापस लगें नेशन बिल्डिंग में अपने योगदान के साथ। थैंक यू सो मच, एक बार फिर से आपने हमें वक्त दिया। अजय बग्गर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नीतीश मित्र सेन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। रितेश मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।